बस बहुत हो गया मम्मी, अब मुझसे ये रोज रोज की मजदूरी नहीं होती है। मैंने कितनी बार कहा है मुझे एक बैन लगवा दें, मगर आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। जहां बैन लगवाने की बात करूं वहीं आपके घर के खर्चों की याद आ जाती है। तनु बेहद झुंझलाई हुई सी नाश्ता कर रही थी। आराधना जी ने ना में सर हिलाते हुए उसकी चलती जबान को देखा और फिर उसके सामने आकर बैठ गई। एक स्टॉप की दूरी पर तुम्हारा कॉलेज है, आराम से बस से चली तो जाती हो, क्या दिक्कत है? अब बेकार में बैन वाले को पैसे दूं? आराधना जी ने उसे समझाने की कोशिश की। बस बस रहने दे मम्मी, इतनी गर्मी लगती है कि मैं जाते जाते ही पसीने से तर हो जाती हूँ। तनु ने सर झटक कर कहा और अपना नाश्ता खत्म करके उठकर खड़ी हुई थी। हो सकता है आज मुझे कॉलेज से वापस आने में देर हो जाए। एग्जाम करीब है, इसलिए आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। तनु ने बैग कंधे पर लटकाते हुए अपनी माँ को खबर दी। ठीक है, लेकिन बस तुम ध्यान से जाना। तुम घर से निकलती हो तो मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ ही लगा रहता है। आराधना जी ने दिल ही दिल में भगवान जी से उसके सकुशल घर तक वापस लौटने की प्रार्थना की थी। तनु ने शीशे में खुद को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी ढीली पड़ती चोटी जो ठीक करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसकी चोटी से कई बालों की लटें फिसलकर बाहर बाहर आने की कोशिश कर रही थीं। उसके बाल सुनहरी थे और काफी सिल्की भी, इसीलिए चोटी में कम ही रुक पाते थे। दूध शहद में घुली रंगत दमक रही थी। उस पर से उसकी सुनहरी शहद जैसी कांच सी आंखें उसे और भी हसीन बना रही थीं। और यही तो वो हुस्न था जिससे कि आराधना जी अंदर ही अंदर हौलती रहती थीं। उन्हें अपनी बेटी की खूबसूरती पर खुश होने की बजाय अंदर ही अंदर एक डर लगा रहता था। काश वो इतनी खूबसूरत न होती तो उन्हें शायद इतना डर न रहता। वो कितनी बार उसे कहती थी, तनु अपने आप को छुपा कर रखा कर, जाते हुए अपने चेहरे पर मास्क कर लिया कर, लंबे लंबे कपड़े पहना कर, बड़ा सा दुपट्टा लिया कर, जिससे कि किसी की भी नजर तेरे ऊपर न पड़े। माँ की ये बातें सुनकर तनु बुरी तरह झुंझलाती। क्या मम्मी, आप भी ये पुरानी दकियानूसी बातें लेकर बैठ जाती हैं? अब मैं कॉलेज जाती हूँ, कहीं सत्संग में तो नहीं जो इस तरह खुद को कवर करके जाऊं। और आप इतना डरती क्यों हैं? कोई मेरी तरफ एक नजर उठाकर तो देखे, उसकी आंखें न निकालूं तो मेरा नाम भी तनु मिश्रा नहीं। अभी अपनी माँ की नजरें खुद पर महसूस करके वो हल्के से मुस्कुराई थी। मम्मी परेशान मत हो, कितनी सिंपल तरीके से तो मैं कॉलेज जाती हूँ। ये देखिए, चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं, कोई भी फैशन नहीं, फिर भी आप बस हमेशा उल्टे सीधे वहम पाल कर रखती हैं। बात मेकअप की नहीं है तनु, बल्कि तेरी खूबसूरती की है। ये जो तेरी खूबसूरती है ना, बिना मेकअप के ही अपना कुछ और ही रंग दिखाती रहती है। बस मुझे इससे डर लगता है। मम्मी बस करें, कुछ नहीं होता। वो झुंझलाती हुई बैग कंधे पर डालकर घर से बाहर निकल आई थी। पीछे से आराधना जी बस उसके लिए प्रार्थना करती रह गई थी। कुछ ही दूर बस स्टॉप था, वो वहां तक पैदल गई थी और वहां सब लड़कियां बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थीं। गर्मी और पसीने से उसका बुरा हाल हो गया था। वो बेहद तपी हुई सी खड़ी थी। धूप की गर्मी से उसका चेहरा अब लाल होने लगा था। उसी वक्त एक काले रंग की गाड़ी उसके सामने से आकर रुकी थी और सड़क पर भरा कीचड़ उछाल कर उसके ऊपर आया था। तनु बुरी तरह से बौखलाकर पीछे हटी थी, मगर इतनी ही देर में उसका पूरा यूनिफॉर्म खराब हो गया था। गाड़ी के टायर से कीचड़ उछलकर उसके पूरे यूनिफॉर्म को खराब कर चुका था। उफ, मेरा यूनिफॉर्म! अरे घटिया इंसान! वो तेजी से चिल्लाई थी। उसका पूरा ही ड्रेस खराब हो चुका था और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से के मारे जमीन पर गिरा पत्थर उठाया और गाड़ी का निशाना लेकर गाड़ी पर दे मारा। गाड़ी में बैठे इंसान ने साइड मिरर से ये मंजर देखा तो उसने एक झटके से गाड़ी रोककर उस पीछे खड़ी लड़की को गुस्से से घूरा, जो उसे ही घूर रही थी। उसने गाड़ी को रिवर्स किया और फिर गाड़ी से उतर आया। कुछ पलों के बाद सफेद कॉटन की लगी शर्ट और लाइट ब्लू पैंट पहने वो शानदार पर्सनालिटी का मर्द गाड़ी से उतरकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। उसने बेहद घूर कर उस छोटी सी लड़की को देखा, जिसके चेहरे का रंग लाल हो रहा था। गर्मी से या गुस्से से वो कह नहीं सकता था। क्या तरीका है ये? उस इंसान ने घूर कर तनु को देखा और फिर उसके हाथ में पकड़े दूसरे पत्थर की ओर इशारा किया। अच्छा, और अपने तरीकों पर भी नजर डाल ले मिस्टर, तनु ने तिलमिलाते हुए जवाब दिया। हरीश सिंघानिया ने एक निगाह उसके खराब यूनिफॉर्म पर डाली और एक गहरी सांस ली। मेरे साथ चलिए, मैं साफ करवा देता हूँ। देखिए, जो कुछ हुआ गलती से हुआ, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, हरीश ने भारी शब्दों में कहा। उसकी बात सुनकर तनु ने आईब्रो उचकाकर उसकी ओर देखा। उसकी ऑफर पर उसकी ऑफर पर तनु ने अपना गुस्सा दबाते उसे तंज से देखा। कहाँ चलना है? और फिर उसने बेहद गुस्से से सवाल किया था। वो सामने सामने थाना देख रही है ना, वहीं चलना है। हरीश सिंघानिया ने बड़े ही सुकून से उसकी आंखों में झांकते हुए ये बात कही थी और फिर कुछ दूरी पर थाने की ओर इशारा किया। वो कुछ समझ न सकी। एसपी हरीश सिंघानिया,
उसने बेहद ठंडे शब्दों में अपना इंट्रोडक्शन करवाया। उसके इंट्रोडक्शन करवाने पर तनु ने शॉक्ड होकर उसकी ओर देखा। वो एक पुलिस वाले से टक्कर ले चुकी थी, उसकी गाड़ी पर पत्थर भी मार चुकी थी, मगर अब तो गुजरा वक्त उसके हाथ वापस नहीं आना था। उसने डर के मारे थूक निकला और अपने सामने खड़े उस एसपी हरीश सिंघानिया को देखा। उसके चेहरे के बदलते रंगों ने हरीश सिंघानिया को अंदर ही अंदर बड़ा मजा दिया था। वो बड़ी ही दिलचस्पी से छोटी सी लड़की की ओर देख रहा था, जो कुछ देर पहले उसे कच्चा चबाने के लिए खड़ी थी और अब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसी वक्त हरीश की जेब में रखा मोबाइल बजा। उसने तनु के ऊपर से नजरें हटाए बगैर फोन अपने कान से लगाया, जबकि उसी वक्त तनु की बस आई थी। उसके लिए आज कॉलेज जाना भी जरूरी था, इसीलिए वो उसी हालत में जल्दी से बस में सवार हो गई। पलटकर हरीश सिंघानिया को लेकिन घूरना नहीं भूली थी। हरीश सिंघानिया ने बहुत दिलचस्पी से उसकी इस अदा को देखा था। कॉलेज में भी सारा दिन उसका मूड खराब रहा था, इसीलिए आज उसने एक्स्ट्रा क्लास भी अटेंड नहीं की और घर चली आई। अभी उसे घर आए कुछ ही देर गुजरी थी। वो अपनी माँ के बराबर में ही तख्त पर लेटी हुई थी, जबकि आराधना जी सिलाई मशीन पर झुकी हुई कपड़े सिल रही थीं। सिलाई मशीन की टक टक से उसे बहुत बोर हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने कानों पर तकिया रखकर इस आवाज से बचने की हर मुमकिन कोशिश की थी। वो अपनी माँ को कुछ कह भी नहीं सकती थी, वरना उसकी माँ का एक भारी धमुका उसके कमर पर पड़ जाना था। जब भी वो अपनी माँ को सिलाई मशीन के बारे में कुछ कहती तो उसकी माँ अच्छा खासा गुस्सा हो जाती थी। कभी उसके सर पर उड़ती हुई चप्पल आती, अगर पास होती तो एक भारी दमदार हाथ उसकी नाजुक कमर की शोभा बन जाता। और इसीलिए अब उसने अपनी माँ की सिलाई मशीन को कुछ कहना ही छोड़ दिया था। और वैसे भी उसकी माँ करती भी तो क्या करती, क्योंकि घर का गुजर बसर इसी तरह से चलता था। आराधना जी कई सालों से मोहल्ले वालों के कपड़े सिलती आ रही थीं, जब से उनके पति का देहांत हुआ था और कोई जरिया आमदनी का नहीं रहा था। आराधना जी अपने हुनर को काम में लाई और फिर सिलाई मशीन थाम कर बैठ गईं। सिलाई करने से उनके घर की दाल रोटी चल जाया करती थी, मगर अक्सर ही तनु की फरमाइश पूरी नहीं कर पाती थी। तनु भी अपने घर के हालात को अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए वो उनसे कोई ज्यादा फरमाइश नहीं करती थी, क्योंकि कभी कभी फरमाइश तो दूर की बात, जरूरत की चीजें भी पूरी नहीं हो पाती थी और तनु दिल महसूस कर रह जाती। कभी कभी अंदर ही अंदर घुटती तो कभी गुस्से से झुंझलाकर अपनी माँ से कह देती, क्या मम्मी, जिंदगी क्या यूं ही गुजर जाएगी? क्या जिंदगी में कभी कोई शौक पूरे नहीं होंगे? कभी उसकी माँ उसे प्यार से समझाती, कभी डांट देती, तो कभी आंखों में नमी भर आती। अपनी माँ की हालत को समझते हुए अब तनु ने गुस्सा करना भी छोड़ दिया था। अभी भी तनु धीरे धीरे नींद में डूबती जा रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई थी। तनु ने नींद में ही हल्का सा सर उठाकर देखा था। तनु, जाओ जाकर देखो दरवाजे पर कौन है, आराधना जी ने सिलाई का ढीला टाका उधेड़ते हुए कहा था। तनु अपनी नींद भगाती हुई उठी और मरे मरे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी थी। उसने पुराने से गेट की झिरी से झांक कर देखा तो गेट के उस पार पड़ोस की मेघा मासी खड़ी थी। उसने दरवाजा खोल दिया। बड़ी देर कर दी तुमने दरवाजा खोलने में। मासी मेघा ने उसे सर से पांव तक घूरते हुए देखा और फिर उसके जवाब का इंतजार किए बगैर ही आगे बढ़ गई। वो सीधा तख्त पर आराधना जी के पास पहुंची थी। तनु, जाओ जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बनाकर लाओ, और अगर घर में बिस्किट रखे हो तो वो भी ले आना, मेघा मासी ने तख्त पर बैठते हुए पांव पसारते हुए कहा था और साथ ही बिस्किट की फरमाइश भी कर डाली। तनु किलसती हुई आंगन से जुड़े छोटे से किचन में चली आई थी। उसने किचन में इधर उधर पतीले हटाकर दूध तलाश करने की कोशिश की, लेकिन सारे पतीले तो साफ धुले हुए रखे थे। कुछ ही देर पहले उसकी माँ किचन सेट करके गई थी और सारे बर्तन धुले पड़े थे कि तभी उसकी नजर एक कप पर पड़ी जिसमें थोड़ा सा दूध रखा हुआ था और साथ ही आधा खाया हुआ बिस्किट का पैकेट भी मौजूद था। ये वही बिस्किट थे जो वो सुबह नाश्ते में खाकर गई थी। उसने जल्दी से चाय चूल्हे पर चढ़ाई। वो जल्द से जल्द मासी को यहाँ से चाय देकर भगाना चाहती थी, मगर ये बात तो तय थी, मेघा मासी जब भी आती 2 घंटे से पहले कहीं नहीं जाती थी। आराधना, आज तो मैं तुझसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। यूं समझ ले कि तुझे खुशखबरी सुनाने के लिए आई हूँ। मेघा मासी ने आराधना जी के कान के पास झुकते हुए हल्के राज भरे अंदाज में कहा था, मगर उनकी सरगोशी इतनी ऊंची थी कि किचन में खड़ी तनु के कानों में आसानी से चली गई। ट्रे में कप रखते हुए तनु के हाथ ढीले पड़े थे। उसके कान बाहर से आने वाली आवाजों की तरफ लगे। ऐसी भी क्या बात है मेघा, जो तुम इतना खुश हो रही हो? आराधना जी ने हैरत से उनकी तरफ देखते हुए कहा था, मगर साथ ही वो तेजी से सिलाई मशीन पर सूट भी सिलने में बिजी थी। अरे मैं तेरी लड़की के लिए अपने बेटे सुमित का रिश्ता लाई हूँ, मेघा मासी ने चहकते हुए कहा, जबकि उनकी बात सुनकर तनु ने गुस्से से आंखें बंद की थी। उसे अपने पैरों से जमीन निकलती महसूस हुई। आराधना जी ने भी सिलाई मशीन रोककर
बेहद हैरानी से मेघा मासी की ओर देखा था। मुझे पता था तुम ऐसे ही हैरान हो जाओगी, क्योंकि मेरा सुमित लाखों में एक है। मैंने उसके लिए न जाने कितनी ही लड़कियों को इनकार कर दिया, मगर वो तो बस तनु से शादी करना चाहता है। फिर मैंने भी सोचा कि चलो, बिन बाप की बच्ची है और शक्ल सूरत भी बुरी नहीं है, अगर किसी के साथ भलाई कर दी जाए तो क्या बुरा है। मेघा मासी ने साथ ही साथ अपना एहसास जता दिया था। उन्हें अपना निकम्मा बेटा भी लाखों में एक लगता था। वो सिर्फ निकम्मा ही नहीं, पूरे इलाके का बदमाश बना घूमता रहता। वो अक्सर तनु के रास्ते में आकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता था, मगर तनु उससे बचकर उसे नजरअंदाज करके गुजर जाया करती थी। मगर ये बात तो तनु के बहमो गुमान में भी नहीं थी कि वो इस हद तक चला जाएगा, कि वो अपना रिश्ता ही उसके घर भेज देगा। मेगा बहन, ये आप क्या कह रही हैं? आराधना जी को समझ न आया कि वो इस अचानक आफत पर क्या कहें। मैं जानती हूँ कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा। मैं अपने सुमित का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आ गई। मेघा मासी न जाने किन हवाओं में उड़ रही थी। तनु के सब्र का पैमाना भर चुका था। वो किचन से निकलकर आई और मेघा मासी के सामने आकर खड़ी हो गई। मासी, मुझे आपके हीरे जैसे बेटे का रिश्ता मंजूर नहीं, इसलिए आगे से उसका रिश्ता यहाँ लेकर मत आइएगा, क्योंकि आपके हीरे जैसे बेटे की करतूत से सारा मोहल्ला परिचित है। वो सिर्फ नालायक निकम्मा ही नहीं, बल्कि एक गुंडा बदमाश है, और ना तो उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी होती है। शायद आप अपने बेटे की मोहब्बत में आंखें बंद करके बैठी हैं, और आपको ये नहीं दिख रहा कि वो पूरे इलाके का गुंडा बदमाश बना घूम रहा है। तनु ने बगैर किसी लगी लिपटी के मेघा मासी को खरी खरी सुना दी। मेघा मासी भी मुंह खोले तनु की चलती जबान को देख रही थी। वो जैसे सदमे की हालत में उठकर चली गई और फिर कानों को हाथ लगाती हुई अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। आराधना, अगर तेरी लड़की की ऐसी ही तेज जबान चलती रही ना, तो ये घर बैठी रह जाएगी। पहले ही बाप भाई का साया सर पर मौजूद नहीं, ऊपर से इसकी चलती जबान। भगवान बचाए ऐसी लड़कियों से। मेरे बेटे को इस लड़की में न जाने क्या नजर आया। मेघा मासी ने भी हाथ के हाथ सारे हिसाब बराबर किए थे, जबकि आराधना जी उन दोनों के बीच होने वाली तकरार को देखकर खामोश हो गई। मेघा मासी तो तन फन करती हुई उनके घर से निकल गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ तनु ने भी सुकून का सांस लिया था। तनु तख्त पर लेटी खाली खाली नजरों से आसमान को घूर रही थी। वो तारे गिनने की कोशिश करती, मगर फिर बीच में गिनती भूल जाती और एक बार फिर से गिनती शुरू करने लगती। कितनी ही देर से वो ये सब कुछ कर रही थी। शायद अपने दिमाग में चलती बेकार की सोचों से पीछा छुड़ाना चाहती थी। आराधना जी किचन में काम करते हुए खामोशी से उसे देख रही थी। मेघा मासी के जाने के बाद वो बिल्कुल चुप हो गई थी। आराधना जी ट्रे में खाना लेकर उसके पास तख्त पर चली आई। तनु, उठो, खाना खा लो। तुमने कॉलेज से आकर भी कुछ नहीं खाया है। आराधना जी ने उसे मोहब्बत से पुकारते हुए कहा। तनु अपने बाल समेटकर उठकर बैठ गई और फिर बुझे हुए दिल से छोटे छोटे निवाले बनाकर खाने लगी। वो बस थोड़ा सा ही खाना खा सकी और फिर दोबारा से लेट गई। कुछ देर के बाद आराधना जी भी उसके पास आकर बैठ गई। तनु ने अपना सर उनकी गोद में रखा। आराधना जी ने नरमी से उसके बाल सहलाए। तनु ने अपने वजूद में एक सुकून सा उतरता महसूस किया। मम्मी, अगर किसी लड़की के सर पर बाप भाई का साया न हो तो सब लोग उसे मुफ्त का माल क्यों समझते हैं? तनु ने आंखें बंद करते हुए दर्द भरे शब्दों में ये सवाल किया था। उसका सवाल सुनकर आराधना जी ने बहुत दुख से उसकी तरफ देखा। वो सुमित जब चाहता है मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है, मुझे डराने धमकाने लगता है, क्योंकि वो जानता है मेरे पीछे मेरी सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं है जो उससे सवाल कर सके। और आज इसीलिए उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने अपनी माँ को यहाँ रिश्ता लेकर भेज दिया। तनु ने रोते सिसकते हुए कहा। उसकी आंखों के किनारों पर ढेरों आंसू टेके हुए थे। वो इस बात पर रोना नहीं चाहती थी और ना ही कमजोर पड़ना चाहती थी, मगर वो अपने अंदर उस छोटी सी बच्ची का क्या करती जो कोई सुरक्षा पाना चाहती थी। तनु, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। जब तक मैं जिंदा हूँ वो सुमित तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आराधना जी ने मजबूत शब्दों में उसे तसल्ली देते हुए कहा था। मम्मी, अगर उसे आपका डर होता तो मेरे रास्ते में आता ही क्यों? वो बार बार मेरा रास्ता क्यों रोकता? तनु ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। वो मजबूत दिखने वाली लड़की अपनी माँ के सामने यूं ही टूट कर बिखर जाया करती थी। और मेघा मासी, क्यों ने अपने बेटे की हरकतों का पता नहीं? वो सब कुछ जानती हैं, फिर भी उसकी हरकतों की तरफ से अपनी आंखें बंद रखती हैं। तनु ने सिसकी लेते हुए कहा। आराधना जी उसे तसल्ली के दो बोल भी नहीं बोल सकी। वो खामोशी से उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फेरती रही। उन्होंने एक बार फिर खुद को बहुत बेबस महसूस किया था। वो सारी रात यूं ही आंखों में गुजर गई थी। अगली सुबह तनु कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी और तेजी से अपनी गली पार करके रोड की तरफ बढ़ रही थी। अभी बस आने में कुछ वक्त था, इसीलिए वो बस के इंतजार में खड़ी थी।
उसकी डरी हुई नजरें आसपास का जायजा ले रही थीं। वो जानती थी जब सुमित को मालूम हुआ होगा कि उसने उसके रिश्ते से इनकार कर दिया तो वो उसे डराने धमकाने जरूर आएगा, और इसीलिए वो जल्द से जल्द कॉलेज पहुंच जाना चाहती थी। उसने अपनी घड़ी में वक्त देखा, अभी भी बस आने में कुछ देर बाकी थी कि तभी उसी वक्त उसकी नजर सामने से आते सुमित पर पड़ी थी। तनु का सांस तक सूख गया था। वो बुरी तरह से घबराई और उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ा। सुमित उसके सामने अपनी मोटरसाइकिल रोक चुका था और उतरकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। सुमित ने तीखी नजरों से तनु को घूर कर देखा। शहद रंग आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने अपने घर में मेरी माँ की बेइज्जती की। सुमित ने गुस्से में तनु की कलाई पकड़ी थी। तनु के गले से चीख निकली। इस वक्त वहां उन दोनों के सिवा कोई भी नहीं था। तनु की आंखों में बेबसी से आंसू आए। अगर वो उसके सामने खुद को कमजोर मगर वो उसके सामने खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहती थी। अगर वो उसके सामने कमजोर पड़ जाती तो सुमित की हिम्मत और भी बढ़ जाती। गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। तनु ने विरोध करते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा तेरा हाथ। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, तू सिर्फ मेरी है। अगर तेरी शादी किसी से होगी तो वो सिर्फ सुमित से होगी। सुमित ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा था। तभी उसी वक्त वही सफेद रंग की गाड़ी उनके बराबर में आकर रुकी थी। हरीश ने दूर से ही उसे पहचान लिया था, मगर उसके साथ खड़े लड़के को देखकर उसे हैरत हुई थी। वो पहली नजर में तो ऐसी हरगिज भी नहीं लगी थी। हरीश ने गाड़ी रोकी और जाने क्यों गाड़ी से निकलकर बाहर आया। यहाँ पर क्या हो रहा है? हरीश के भारी शब्दों में सवाल किया गया। सुमित ने हरीश की तरफ देखा। ये तुम्हारा मसला नहीं है, जाओ यहाँ से। हाथ उठाकर उसने हरीश को दूर झटकने की कोशिश की, जबकि हरीश को ये समझते देर न लगी कि ये लड़का तनु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं क्यों हरीश को बेहद गुस्सा आया था। हाथ छोड़ो लड़की का, वो खुद पर बर्दाश्त करते हुए बोला। नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लेगा? सुमित ने तनु का हाथ छोड़कर उसके सीने पर हाथ मारते हुए कहा था। तनु ने अपने मुंह पर हाथ रखकर ये मंजर देखा। हरीश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और फिर अगले ही पल उसका हाथ हवा में उठा और सुमित को अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हुआ। हरीश का भारी हाथ उसके चेहरे पर पड़ा था और उसके कान से साए साए की आवाजें आने लगी थीं। काफी देर तक तो उसे आसपास की कोई आवाज सुनाई भी नहीं दे रही थी। अगर आज के बाद तो मुझे इस लड़की के आसपास भी दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हरीश ने उंगली उठाकर उसे वार्निंग देते हुए कहा था, जबकि सुमित हैरानी से तनु की तरफ देख रहा था। इससे पहले कि हरीश उस पर दोबारा हाथ उठाता, वो जल्दी से अपनी बाइक की तरफ भागा था और जान छुड़ाकर वहां से फरार हो गया। क्या था ये सब? और कौन था वो लड़का? और कब से तुम्हें तंग कर रहा है? हरीश सिंघानिया ने एक ही सांस में कई सवाल कर दिए। तनु ने आंखें बंद करके खोली। उसे इस अजनबी इंसान के सामने बेहद शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। वो अपने होंठ काट कर रह गई, मगर अगले ही पल वो खुद को संभाल कर उसकी तरफ गहरी सांस भरकर देखने लगी। वो जो कोई भी था, मुझे अपने प्रॉब्लम्स खुद निपटाना आते हैं। तुम कोई नहीं होते जो मुझसे ये सवाल करो। तनु ने ठंडे शब्दों में हरीश सिंघानिया से ये बात की थी। उसकी इस कदर बदतमीजी भरे शब्दों पर हरीश बुरी तरह से गुस्से से खोल कर रह गया था। उसने घूर कर उस छोटी सी लड़की की चलती हुई जबान को देखा, जिसका कद मुश्किल से 5 फीट तक पहुंचता था। नर्म नाजुक सा वजूद, उम्र यही कोई 18-19 साल, लेकिन जबान उसकी काफी तेज थी। वो गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। वो एसपी हरीश सिंघानिया था। उसे आज तक इस अंदाज में किसी ने बात नहीं की थी और सामने खड़ी लड़की पर उसके पद और उसकी पर्सनालिटी का कोई असर नहीं हो रहा था। हरीश ने अपनी आंखों में गुस्सा भरकर उसे देखा। अगर तुम इतनी ही बहादुर हो और अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती हो तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? हरीश ने 2 कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए ठंडे शब्दों में सवाल किया। उसके इस तरह से सवाल करने पर तनु ने हड़बड़ाकर उससे निगाहें चुराई थीं और अपनी आंखों में उमड़ती हुई नमी को साफ किया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो लड़का बस मुझे तंग कर रहा था, मगर मैं आज ही उसकी शिकायत उसकी माँ से कर दूंगी। और आगे उसने बात अधूरी छोड़ दी। और क्या? हरीश ने उसकी बात को बीच में पकड़ लिया। और अपनी माँ से भी शिकायत कर दूंगी, तनु ने खुद को मजबूत करने की कोशिश जाहिर करते हुए कहा। वो इस तरह एक अजनबी इंसान के सामने बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। तनु की बात सुनकर हरीश ने समझते हुए सर हाँ में हिला दिया। हरीश सिंघानिया ने अपनी जेब से अपना कार्ड निकाला और फिर वो कार्ड तनु की ओर बढ़ा दिया। अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो बिना झिझक इस नंबर पर कॉल कर लेना। हरीश ने वो कार्ड तनु की तरफ बढ़ाया था। तनु उस कार्ड को पकड़ने में उलझन का शिकार हो रही थी। मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो, अपनी समस्याएं खुद हल कर सकती हो, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि इंसान बेबस हो जाता है।
हालात उसके हाथ से निकल जाते हैं। फिर इंसान किसी को अपनी मदद के लिए पुकारता है। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में तुम पर कभी ऐसा कोई वक्त आए, लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त आए तो मुझे बिना झिझक के याद कर लेना, हरीश सिंघानिया ने बहुत ही नरम शब्दों में कहा था। तनु ने ट्रांस जैसी हालत में अपना हाथ आगे बढ़ाया और कार्ड अपनी मुट्ठी में दबा लिया। हरीश ने गहरी नजरों से तनु की ओर देखा था। तनु ने उसे कहा था कि वो उस लड़के की शिकायत उसकी माँ से करेगी और अपनी माँ से भी, मगर उसने ये बात नहीं कही कि वो उस लड़के की शिकायत घर जाकर अपने पापा से करेगी। इसी बात पर हरीश को उसके बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा था। हरीश अपनी आंखों पर सनग्लासेस लगाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था, जबकि तनु हैरत से उस अजनबी इंसान को देख रही थी जो उसकी सुरक्षा को यकीनी बना रहा था। हरीश उसके सामने से गाड़ी निकाल कर जा चुका था और तनु पलकों पर अटके हुए आंसू साफ करने लगी। आज उसे अपने पापा की बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। अगर आज उसके पापा होते तो कभी उसे ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। सुमित कभी भी उसके रास्ते में आने की हिम्मत न करता और न उसे यूं किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। हरीश वहां से जा चुका था, मगर तनु अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने गहरी सांस भरकर अपने हाथ में पकड़े उस कार्ड की ओर देखा और फिर उस कार्ड को बिना सोचे समझे अपने बैग की जेब में रखते हुए आगे बढ़ गई थी। वो घर पहुंची तो आराधना जी बेहद परेशानी की हालत में बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। तनु ने हैरत से अपनी माँ के परेशान चेहरे को देखा। क्या हुआ मम्मी, सब ठीक तो है ना? आप परेशान नजर आ रही हैं। तनु ने भी तख्त पर बैठते हुए अपने पैरों से सूज उतारते हुए सवाल किया था। काले रंग के जूते पैरों से उतरते ही उसके सफेद रंग के पैर जगमगाने लगे थे। आराधना जी उसके बराबर में आकर बैठी थी। अभी कुछ देर पहले सुमित आया था। वो मुझे धमकी देकर गया है कि अगर आज शाम तक मैंने उसके और तुम्हारे रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, आराधना जी ने परेशान शब्दों में कहा था। तनु ने सांस रोक ली। उनकी बात सुनकर वो भी डर गई थी। मम्मी, आप मेघा मासी को जाकर उसकी शिकायत कर दें, वो खुद अपने बेटे को रोक लेंगी, तनु ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। आराधना जी ने बेबसी से अपनी बेटी की तरफ देखा। मेघा को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भी सुमित के साथ आई थी। इस मामले में अपने बेटे का साथ दे रही है वो। आराधना जी की आवाज लड़खड़ा रही थी। वो आज सुमित के तेवर देखकर बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी और उनकी बात सुनकर तनु भी अब बुरी तरह परेशान हो गई थी। उसने तो सोचा था वो मेघा मासी से सुमित की शिकायत करेगी तो वो अपने बेटे को रोक लेंगी, मगर वो तो खुद ही गलत काम में अपने बेटे का साथ दे रही थी। तनु परेशानी से वहीं बैठी हुई थी। उसकी भूख भी मर चुकी थी। मम्मी, वो सुमित खुद को क्या समझता है और उसकी माँ भी गलत बात में उसका साथ दे रही हैं। आप और मैं कितनी ही बार इस रिश्ते से इनकार कर चुके हैं, मगर वो दोनों माँ बेटा हमारे इनकार को कोई अहमियत नहीं देते और हर दूसरे दिन मेरा रिश्ता लेने यहाँ चले आते हैं, तनु ने रोते हुए कहा था। उसे अब सुमित से डर महसूस होने लगा था। वो जब सड़क पर उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत कर सकता था तो वो कुछ भी कर सकता था। मोहल्ले वाले भी उससे डरते थे। मोहल्ले वाले भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बेहद बदतमीज था। गुंडागर्दी करना उसका शौक था, इसलिए हर कोई उसके मामले में पड़ने से बचता था। उससे किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती थी। वो पूरा दिन परेशानी और डर की हालत में घिरी रही, मगर फिर उसने भगवान का धन्यवाद किया कि सुमित नहीं आया था। वो पूरी रात दोनों माँ बेटी ने सोते जागते गुजारी थी। नींद एक पल के लिए भी उन्हें सुकून की नहीं आई थी। वो अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। उसे सिवाय घुप अंधेरे के कुछ और भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर रास्ता बंद था। वो जैसे किसी अंधेरी गुफा में बंद होकर रह गई थी। सुबह उठी तो नींद से उसकी आंखें लाल हो रही थीं, पलकें भी भारी हो रही थीं। वो कितनी ही देर तक सुस्त दिमाग के साथ वहीं बैठी रही और फिर उठकर कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। आराधना जी भी बिल्कुल चुपचाप सी थी। वो दोनों ही एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रही थी। सुमित जैसी मुसीबत से निपटने के लिए उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। तनु जल्दी जल्दी नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गई थी। आराधना जी ने कितनी ही बार उसे सीने से लगाकर उसे प्यार किया था और समझाया था खुद का ध्यान रखना, आंखें खुली रखना। कॉलेज में भी वो सारा दिन चुप चुप रही थी। हकीकत में वो डरी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी सुमित इतनी आसानी से खामोश बैठने वालों में से हरगिज भी नहीं है। वो कॉलेज से घर लौटी तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। उसने परेशानी से खुले हुए दरवाजे की ओर देखा। आराधना जी कभी भी घर का दरवाजा खुला नहीं छोड़ती थी। वो धड़कते हुए दिल के साथ अपने घर में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर उसके पैरों के तले से जमीन निकल गई थी। सुमित अपने अय्याश और गुंडे दोस्तों के साथ उसके घर में मौजूद था। तनु को सामने खड़े देखकर उसकी आंखों में चमक पैदा हुई थी। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। देख, मैं आज तेरी माँ से शादी की तारीख लेने आया हूँ, मगर ये है
कि इनकार कर रही हैं। अब तू ही अपनी माँ को समझा, वरना मुझे समझाना बहुत अच्छे से आता है। सुमित ने अपनी पैंट में लगाई हुई गन पर हाथ रखते हुए आराधना जी की तरफ देखा था। ये देखकर तनु बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारनी थी। तुम जैसे इंसान से मैं नहीं डरती, निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं चीख चीख कर सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूंगी। अभी उसने इतना ही कहा था कि सुमित ने अपने जेब से गन निकालकर सामने बैठी आराधना जी की तरफ तान दी, और ये देखकर तो तनु की जान निकली थी। उसके गले से एक चीख निकल गई। वो तड़प कर आराधना जी की तरफ बढ़ी और उन्हें जल्दी से अपने पीठ के पीछे छुपा लिया था। सुमित, तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो, इस तरह से मेरी माँ को बीच में मत लाओ, तनु ने थूक निगलते हुए कहा था। डर के मारे उसके भी हाथ पांव कांप रहे थे और आंखों में दहशत के साथ साथ नमी भी उतर आई थी। ठीक है फिर, तू ही मुझे हमारी शादी की तारीख दे दे, सुमित ने अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए कहा था। सुमित, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इन सब लोगों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिरी बार कोशिश करते हुए तनु ने हिम्मत जाहिर की थी, वरना ये बात तो वही जानती थी कि डर से उसका दिल किसी पत्ते की तरह कांप रहा था। ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो फिर यही सही। मैं तेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, मगर तू ऐसे नहीं मानेगी, सुमित ने ठंडे शब्दों में कहा और अपने हाथ में पकड़ी पिस्तौल का रुख तनु की तरफ कर दिया। और तनु की आत्मा तक कांप उठी। उसका दिल धड़कना भूल गया था। वो आंखें फाड़े सुमित को देख रही थी, जो सुबह हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया था। वो हरीश सिंघानिया को जानता था कि वो एक पुलिस वाला था, और तनु की वजह से उसने उस पर हाथ उठाया था। उसने हरीश की आंखों में तनु के लिए कुछ और ही रंग देखे थे। वो तनु को इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकता था। अगर आज उसने तनु को नहीं अपनाया तो वो दिन दूर नहीं था जब हरीश सिंघानिया तनु को अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। यही डर सुमित के डर में बैठा हुआ था, यही डर सुमित के दिल में बैठा हुआ था। इसीलिए वो इतनी आसानी से वो तनु को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। उसने सिर्फ डराने के लिए तनु के सर पर पिस्टल तानी थी, ताकि वो उससे शादी करने के लिए हामी भर ले। हालांकि उसने पिस्तौल लोड नहीं की थी, मगर वो नहीं जानता था कि वो गलत पिस्तौल हाथ में लिए खड़ा है। उसने सिर्फ डराने के लिए ट्रिगर पर दबाव बनाया, मगर अगले ही पल जाने कैसे उसके हाथ से गोली चली थी। जबकि आराधना जी अपने सामने से तनु को धक्का देकर सुमित के सामने आई थी, और वो गोली सीधा उनके सीने में जाकर लगी। एकदम ही छोटे से आंगन में सन्नाटा छा गया। तनु फर्श पर गिरी सांस रोके अपनी माँ को खून में लथपथ जमीन पर गिरता देख रही थी। ये सब कुछ इतनी अचानक हुआ था कि किसी को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला था। गोली की आवाज सुनकर पेड़ों पर बैठे परिंदे उड़ गए थे। आसमान में अजीब सा शोर छाया था, मगर जमीन पर एक सन्नाटा छा गया था। सुमित खुद भी फटी फटी नजरों से ये मंजर देख रहा था। उसके चेहरे का रंग भी सफेद पड़ा था। तनु आंगन के ठंडे फर्श पर सन सी बैठी रह गई थी। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का मुर्दा वजूद पड़ा हुआ था। कुछ ही पल के बाद सुमित अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। मोहल्ले के लोग जो दरवाजे के बाहर खड़े अंदर झांक रहे थे, अब वो अंदर ही चले आए थे। आराधना जी की आंखें खुली हुई थी और उनकी पत्थर निगाहें तनु के चेहरे पर जमी हुई थी, मगर सांसों की डोर टूट चुकी थी। किसी ने पुलिस को खबर कर दी और कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पर आ गई थी। हरीश ने दुखी नजरों से तनु को देखा था और फिर उसके सामने पड़ी उसकी माँ की बेजान लाश को देखा। तनु बस खाली खाली नजरों से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं टपका था। वो जैसे रोना भूल चुकी थी। पुलिस ने आराधना जी के ठंडे बेजान वजूद को उठाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सब कुछ जैसे स्लो मोशन में हो रहा था। कुछ देर के बाद आराधना जी का वजूद घर के आंगन में रखा हुआ था और चारों तरफ से रोने की आवाजें आ रही थीं। कुछ दूर पार के रिश्तेदार थे, कुछ मोहल्ले वाले थे जो वहां पर आ चुके थे और अब सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए रो रो कर अपनी हमदर्दी दिखा रहे थे। लेकिन वो बस टकटकी बांधे आराधना जी के चेहरे को देख रही थी। उसने सुबह उठते ही अपनी माँ के हाथों से नाश्ता करते हुए ये सोचा भी नहीं था कि आज का दिन उसके लिए किस कदर भयानक साबित होगा। कुछ ही देर के बाद उसकी माँ को अंतिम संस्कार के लिए उठाया जा रहा था और फिर उसकी माँ के बेजान वजूद का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मोहल्ले वाले रिश्तेदार धीरे धीरे करके विदा हो रहे थे। किसी को भी अकेली रह जाने वाली उस लड़की का ख्याल तक नहीं आया था। अब आखिर में बस वहां पर कुछ ही लोग बचे थे और वो लोग भी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। आप इसकी मासी हैं, इस बच्ची को आप अपने साथ ले जाएं। ये इस तरह घर में अकेली कैसे रहेगी? वो गुंडा सुमित दोबारा भी आ सकता है और इसे नुकसान पहुंचा सकता है। एक पड़ोसन ने हमदर्दी से तनु के पत्थर वजूद की तरफ देखते हुए उसकी मासी से कहा था। सफेद रंग के जोड़े में उसकी मासी ने आईब्रो उचकाकर पड़ोसन की तरफ देखा था। आपका दिमाग तो ठीक है ना?
मेरी अपनी 3-3 बेटियां हैं। मैं इसे अपने घर में कैसे लेकर जा सकती हूँ? कल को वो गुंडा इसकी तलाश में मेरे घर तक आ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? तनु की मासी ने साफ साफ हरी झंडी दिखाई थी और तनु को अपने साथ ले जाने के लिए साफ इनकार कर दिया और फिर अपनी तीनों बेटियों को संभालते हुए तनु की तरफ देखे बगैर ही वहां से निकल गई थी। उसे अपने साथ चलने के लिए एक बार भी नहीं कहा था। अब वहां पर बस मोहल्ले की 2-3 औरतें ही बची थीं। मेरी भी मजबूरी है, मैं तो खुद अपनी बहू के आश्रय पर जी रही हूँ और वो तो इस कदर शक्की मिजाज है कि कभी भी इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेगी और फिर वो गुंडा तो कभी भी दोबारा से आ सकता है। इसीलिए अब तुम जानो आराधना इसीलिए अब तुम जानो आराधना तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसे तुम अपने घर ले जाओ, दूसरी औरत ने कहा और तेजी से घर से निकल गई। हरीश एक कोने में खड़ा खामोशी से ये सब कुछ देख और सुन रहा था। उस औरत ने हरीश की तरफ देखा। बेटा, तुम तो पुलिस वाले हो ना, अब तुम ही बताओ मैं इसे किस तरह से अपने घर लेकर जा सकती हूँ? मेरे घर में भी मेरी बेटियां हैं और फिर वो गुंडा वहां जाकर जबरदस्ती से अपने साथ लेकर जा सकता है। हम तो गरीब लोग हैं, हम में इतनी हिम्मत नहीं कि इस बिन माँ बाप की बच्ची की सुरक्षा कर सकें। तुम इसे किसी आश्रम वगैरह में छोड़ दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, उस औरत ने हरीश से कहा और तनु के सर पर हाथ फेरकर वो भी वहां से चली गई थी। अब आंगन में सिर्फ वो दोनों ही रह गए थे। तनु ने एक बार फिर नजरें उठाकर हरीश की तरफ नहीं देखा था। उस वक्त उसके ऊपर एक कयामत सी बीत रही थी। हरीश धीरे से चलता हुआ उसके करीब घुटनों के बल आकर बैठा और फिर तनु से बोला, मेरे साथ चलो, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तनु ने लाल नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं इसी घर में रहूंगी, मेरा यही घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं किसी आश्रम वगैरह में नहीं रहूंगी, तनु ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा था। हरीश ने ठंडी सांस भरी। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगा और ना ही मैं तुम्हें किसी आश्रम में छोड़ सकता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, हरीश संजीदा से लहजे में बोल रहा था। किस हैसियत से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? वो गुंडा वहां पर भी आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। उसने उसने मेरी माँ को मार दिया, वो मुझे भी मार देगा। तनु के शब्दों में डर बोल रहा था। उसकी आंखें दहशत से उबल रही थीं, आवाज घुटी घुटी सी थी। उसकी यह हालत देखकर हरीश के दिल को कुछ हुआ था। मेरे होते हुए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझ पर यकीन रखो, हरीश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा था। तनु सांस रोककर उसे देख रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे कॉल कर देना, मगर तुमने मुझे कॉल नहीं की। अब तुम मुझे बता देती, अगर तुम मुझे बता देती कि नौबत यहाँ तक पहुंच गई है तो मैं तुम्हारी मदद करता, मैं वक्त पर आ जाता तो ये सब नहीं होता, हरीश ने धीमे लहजे में कहा। तनु बस खाली खाली नजरों से उसे देखती रह गई। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तनु ने एक मंदिर के सामने गाड़ी रुकते देखकर सवालिया नजरों से हरीश की ओर देखा। उसके पास हरीश सिंघानिया पर भरोसा करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। सब लोगों ने उसे इस मुश्किल वक्त में बिल्कुल ही अकेला कर दिया था और सही भी था, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी इज्जत की फिक्र थी कि कहीं वो गुंडा उनकी बेटियों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए किसी ने भी पलटकर तनु की तरफ नहीं देखा था। हरीश ने नरम निगाहों से तनु के चेहरे की ओर देखा। वो काफी उलझी हुई सी लग रही थी। मैं तुम्हें यूं ही बिना किसी रिश्ते के अपने घर लेकर नहीं जा सकता। मेरे घर में मेरे सिवा कोई भी नहीं, अकेला रहता हूँ। माँ बाप का कुछ सालों पहले देहांत हो गया था और अब तक कोई लड़की पसंद नहीं आई जिससे मैं शादी कर सकता, इसीलिए अपने घर में बिल्कुल अकेला होता हूँ और वहां बगैर किसी रिश्ते के तुम्हारा रहना सही नहीं है। इतनी बात करके हरीश ने गहरी नजर उस पर डाली और एक गहरी सांस लेकर तनु की तरफ से अपना चेहरा मोड़ लिया। जबकि हरीश की बात का मतलब समझकर तनु ने अपनी सांस रोक ली कि क्या मतलब है तुम्हारा? वो समझकर भी ना समझ बन गई। मुझसे शादी कर लो, हरीश ने उसकी आंखों में झांकते हुए बेहद धीमे अंदाज में कहा था। यहाँ तक कि वो खुद भी अपनी आवाज सुन नहीं सका था। लेकिन तनु ने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। वो कुछ भी बोल न सकी। तनु, मैं सुमे जैसे छोटे मोटे गुंडों से नहीं डरता हूँ। वो कल की तारीख में ही जेल की सलाखों के पीछे होगा, लेकिन मैं इस बात से डरता हूँ कि कोई तुम्हारे किरदार पर सवाल न उठाए। हरीश ने बेहद नरम अंदाज में उसे समझाने की कोशिश की थी और तनु जानती थी हरीश की बात मानने में ही उसकी भलाई है, क्योंकि वो जो कह रहा था ठीक कह रहा था। ऐसे वक्त में जब अपनों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया तो हरीश उसे अपना नाम दे रहा था। उसने खामोशी से सर झुका दिया। ये उसकी रजामंदी थी। कुछ देर के बाद वो हरीश सिंघानिया की पत्नी बन चुकी थी। हरीश उसे लेकर अपने घर में दाखिल हुआ। हरीश का घर एक अच्छे इलाके में था। उसका घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था मगर बेहद खूबसूरत था। सामने की तरफ 3 कमरे बने हुए थे और बीच में बड़ा सा लॉन्च था
जिसमें बहुत ही कीमती सोफे रखे हुए थे और दीवार पर एक बड़ी सी एलसीडी लगी हुई थी। लॉन्च की एक तरफ किचन बना हुआ था। तनु झिझकते हुए उसके पीछे पीछे घर में दाखिल हुई थी। हरीश ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद किचन में जाकर गायब हो गया। तनु खामोशी से वहीं सोफे पर बैठ गई थी। वो गायब दिमागी की हालत में बैठी हुई थी। कुछ देर के बाद ही हरीश किचन से बाहर आया। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। हरीश ने वो ट्रे सामने टेबल पर रख दी। एक प्लेट में 3 अंडों का आमलेट बना हुआ था और साथ में रोटियां भी थी जो हरीश नहीं बनाई थी। कुछ खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी, हरीश ने ट्रे उसके सामने रखते हुए कहा और खुद उसके बराबर में लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। तनु ने भीगी हुई नजरों से हरीश की ओर देखा और फिर अगले ही पल फूट फूट कर रोई थी। उसे अपने नुकसान का शिद्दत से एहसास हुआ था। अजनबी जगह पर खुद को देखकर उसका सकता टूटा था और वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बुरी तरह सिसक उठी थी। यहाँ तक कि रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गईं। हरीश खामोश नजरों से उसे रोते हुए देख रहा था। उसने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि वो चाहता था कि वो जी भर कर रो ले। उसका इस वक्त रोना बहुत ज्यादा जरूरी था। काफी देर तक वो यूं ही रोती रही। आखिरकार हरीश से अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देनी चाहिए। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तनु ने सर उठाकर दुख भरे शब्दों में कहा था। ये नहीं तनु, ये सब इसी तरह होना लिखा था। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी माँ के कातिल को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हरीश ने उसे अपने साथ का यकीन दिलाया। तनु और भी रोई थी, यहाँ तक कि कुछ पल खामोशी से सरक गए। तनु बस चुप हो जाओ, खाना खा लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी, हरीश ने उसे बहलाते हुए कहा और एक निवाला बनाकर उसके मुंह में डाल दिया। तनु ने भी चुपचाप निवाला मुंह में रख लिया और फिर खामोशी से उसके हाथ से खाना खाया था। हरीश उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर आया। वो उसे इस वक्त अकेला छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो जानता था कि आज की रात तनु के लिए बहुत भारी होगी। उसने नरमी से उसे बेड पर लिटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। फिर उसे एक नींद की गोली दे दी। वो चाहता था कि वो कुछ देर सुकून से सो जाए। तनु कुछ देर लेटी रोती रही और फिर जाने कब नींद की आगोश में चली गई, उसे एहसास भी न हुआ। अगले दिन तनु की आंख खुली तो हरीश ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज पहली बार तनु ने उसे बड़े गौर से देखा था। अच्छी खासी खूबसूरत पर्सनालिटी थी। पुलिस की वर्दी में वो और भी शानदार लगता था। खुद पर उसकी नजर जमी महसूस करके हरीश धीरे से मुस्कुराया था। उसके मुस्कुराते लबों को देखकर तनु ने जल्दी से नजरें चुराई थी। नजरें हटाने की जरूरत नहीं है, गौर से देख लो, जी भर कर देख लो, तुम्हारा ही हूँ, हरीश ने हल्के फुल्के शरारती अंदाज में कहते हुए उसका मन बहलाने की कोशिश की थी। जबकि तनु अब उठकर बैठ चुकी थी। न नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सुनो, रानी के साथ मार्केट चली जाना, अपने लिए कपड़े वगैरह ले आना, अच्छे से तैयार होना और आराम करना। घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, रानी है वो सब देख लेगी। हालांकि इससे पहले तो मैं अकेला ही रहता था, लेकिन आज ही मैंने रानी को हायर कर लिया है। वो घर के सारे काम कर जाया करेगी। अभी भी किचन में नाश्ता बना रही है। जल्दी जल्दी बालों में कंघी करते हुए हरीश ने कहा था। क्या जरूरत थी काम वाली लगाने की, मैं खुद कर लेती, आखिर काम ही कितना होता है, उसने नजरें चुराते हुए कहा। हरीश उसके बराबर में बैठ गया। इस बार उसने उससे दूरी नहीं बनाई थी, बल्कि दोनों के कंधे आपस में टच होने लगे थे। तनु के दिल में एक अजीब सी खलबली मची थी। ये स्पर्श उसके वजूद में एक नई तरंग भरने लगा था। दिल अजीब तरह से धड़कने लगा था। लेकिन वो अपनी हैसियत अच्छी तरह जानती थी ये शादी हरीश ने सिर्फ उस पर तरस खाकर की है। उसके दिल में तनु के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। और यही सोच आते ही उसकी आंखें फिर से भीग गई थीं। फिर से रोने लगी। हरीश ने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसके आंसू साफ किए थे। आज से रोना बंद, समझी? चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। अभी फिलहाल मेरे कपड़े निकाल कर पहन लेना, मुझे निकलना होगा क्योंकि थाने से मेरा एक जरूरी कॉल आ गया है। आगे बढ़ते हुए उसने अचानक ही तनु के माथे पर अपने नरम होठों का स्पर्श रख दिया और तनु की सांसें रुक गईं। वो कमरे से जा चुका था और तनु का दिल जैसे बंद सा होने लगा था। उसने कांपते हाथों से अपने माथे को छुआ था। ये क्या था? शादी जैसे पवित्र रिश्ते में क्या इतनी ताकत होती है कि एक अनजान गैर मर्द के लिए दिल में ये जज्बात खुद ब खुद आने लगते हैं। अगले ही पल तनु की आंखों में फिर से आंसू भरने लगे थे। ये प्यार नहीं है, वो एक जवान मर्द है, उनके भी जज्बात हैं। फिर वो मुझे शादी करके लाए हैं तो मेरे करीब आना उनका हक बनता है। जब जब वो मेरे करीब आएंगे तो मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। आखिर को मैं इस घर में सिर्फ इसीलिए तो लाई गई हूँ, वरना मेरी हैसियत ही क्या है।
आंसू पोंछते हुए वो हरीश की एक शर्ट और ट्राउजर लेकर बाथरूम में चली गई थी। बाहर आकर नाश्ता किया और फिर थोड़ी देर के बाद वो रानी के साथ मार्केट चली आई थी। रात को उसने खुद को हरीश के लिए तैयार किया था। जानती थी उसकी शादी की पहली रात यूं ही सूनी सूनी गुजर चुकी थी, तो आज रात हरीश ही रात यूं ही बेकार नहीं जाने देगा। लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल अंदर से बुरी तरह बेचैन हो रहा था। मैंने ये सब तो नहीं सोचा था, ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे तो बस छोटे छोटे से सपने थे। भले मेरा पति गरीब होता, लेकिन मुझे दिल से अपना था, मुझसे सच्ची मोहब्बत करता। लेकिन हरीश हरीश का ख्याल आते ही उसे फिर से दुख ने घेर लिया था। वो एक पुलिस वाला है, खूबसूरत है, हैंडसम है, उसे कोई भी लड़की मिल सकती थी, लेकिन मजबूरी में उसे मुझसे शादी करनी पड़ी। हरीश जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसे इस तरह तैयार देखकर उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आई थी। अच्छी लग रही हो, लेकिन बस एक कमी है, चेहरे पर ये उदासी नहीं होनी चाहिए। पलकों पर अटके आंसुओं को हरीश ने अपनी उंगली के पोरे से हटा दिया था। खाना खा लिया? हाँ, आपने कहा था ना कि आप बाहर खाकर आएंगे, इसीलिए मैंने जल्दी खा लिया था। अच्छा किया, क्योंकि आज मेरे दोस्त राहुल का बर्थडे था, तो उसने पूरे डिपार्टमेंट को अपनी तरफ से खाना खिलाया था। ये कहकर हरीश अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। फ्रेश होकर आया और अपना तकिया उठाकर सोफे पर लेटने लगा। आप सोफे पर सोएंगे? हाँ, क्यों क्यों पूछ रही हो? तुम आराम से बेड पर सो जाओ, हरीश ने यूं ही हल्के फुल्के अंदाज में कहा था। लेकिन आप यहाँ बेड पर सो जाएं और आप मेरे साथ वो सब कुछ भी कर लें जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। मुझे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उसने जिस तरह कांपते शब्दों से और उंगलियां मरोड़ते हुए ये बात कही थी, हरीश दंग रह गया था। वो आखिर उसके बारे में क्या सोचती थी? उसे गुस्सा भी आया था तनु पर। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तनु? गुस्से के मारे हरीश की आवाज तेज हो गई थी। इसमें गलत बात किया है? जब शादी हुई है तो सुहागरात भी। आधी बात कहकर वो खामोश हुई थी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, ये कहकर उसने अपनी साड़ी का पल्लू साइड पर गिरा दिया था। और ये देखकर हरीश के तन बदन में एक आग सी लगी थी। उसका उसका जी चाहा सामने खड़ी लड़की का चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दे, जो उसे इतना घटिया और गिरा हुआ समझ रही थी। लेकिन अफसोस वो उस पर हाथ नहीं उठा सकता था। वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां खींच कर रह गया। आज तुम्हारे मुंह से ये बात निकल गई, लेकिन आगे से मैं तुम्हारे मुंह से ये सब ना सुनूं, वरना जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, समझी? वो गुस्से से उसे बेड पर धक्का देकर कमरे से बाहर ही चला गया और तनु फूट फूट कर रो पड़ी थी। अब तो उसे सच में एहसास हो गया था कि हरीश ने उसे कितनी बड़ी मजबूरी के तहत अपनी पत्नी बनाया है। अगर ऐसा न होता तो क्या वो उसके करीब ना आता, उससे अपना रिश्ता आगे न बढ़ाता? कितनी ही देर तक वो लेटी लेटी रोती रही थी और फिर रोते रोते ही सो गई। रात के 3 बजे के करीब हरीश कमरे में आया था। सोते हुए तनु का वजूद अभी भी धीरे धीरे हिल रहा था। शायद वो सोते हुए भी सिसक रही थी। एक पल के लिए हरीश को उस पर बेतहाशा तरस आया, लेकिन अगले ही पल गुस्सा भी। आगे बढ़कर उसने उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया और उस पर कंबल डाल दिया और खुद तकिया लेकर सोफे पर लेट गया। उसके बाद तनु ने उससे कोई भी सवाल नहीं किया था। बस वो जैसे जैसे कहता वो करती जाती थी। और ऐसे ही करते करते तनु को हरीश के घर में आए एक पूरा महीना हो गया। सुमित पकड़ा गया था और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। तनु और हरीश एक ही घर में दो अजनबियों की तरह रह रहे थे। तनु को हरदम ये एहसास होता कि हरीश ने उस पर तरस खाकर उसे शादी की है और वो उस पर एक बोझ के सिवा कुछ नहीं। हालांकि हरीश ने अपने रवैये से उस पर कभी भी ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया था, बल्कि वो हर मुमकिन तौर पर उसका ख्याल रखने की कोशिश करता। मगर तनु हर गुजरते दिन के साथ उसके एहसानों के तले खुद को दबता महसूस कर रही थी। आज उसने हरीश से बात करने की ठानी। वो लॉन्च में बैठी हरीश का इंतजार कर रही थी। हरीश घर में दाखिल हुआ तो उसे एक अजीब सी हैरत हुई, वरना उसके घर आने से पहले ही तनु सो चुकी होती थी। अभी तक जाग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हरीश ने उससे पूछा। हरीश ने उसके बराबर में बैठते हुए नरम से लहजे में सवाल किया। तनु ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, तनु ने सपाट ठंडे शब्दों में कहा था, जबकि उसकी बात सुनकर हरीश एकदम सीधा होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर हैरत छाई हुई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? हरीश के माथे पर बल पड़े। मेरा मतलब साफ है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं अब और आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुश्किल वक्त में मुझे सहारा दिया, मगर मैं अब और आपकी अच्छाई का फायदा नहीं उठा सकती, तनु ने उसे नजरें चुराते हुए कहा। उसकी आवाज भर्रा गई थी। हरीश ने बेबस नजरों से उसकी ओर देखा। उन दोनों ने एक ही छत के नीचे पूरा 1 महीना गुजारा था। न जाने कितने पल ऐसे आए थे
जब दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए थे। हरीश की आंखों में शिद्दत झलकने लगी थी, जज्बात सीने में उमड़ने लगे थे। तो क्या उस लड़की ने उसके जज्बातों को महसूस नहीं किया था? क्यों उसने उसकी मोहब्बत को उसकी आंखों से पढ़ नहीं पाया था? तनु की बात सुनकर हरीश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे लाल पड़ती नजरों से देखता रहा। तनु अपनी जगह से खड़ी हुई थी, तो हरीश ने उसकी कलाई थामी और उसे एक झटके से अपनी ओर खींचा था। तनु इस अचानक आफत के लिए तैयार नहीं थी। वो अचानक ही उसके सीने पर जाकर गिरी थी। उसकी आंखों में हैरत और बेयकीनी भरी हुई थी। तुमने बोल दिया या कुछ और भी कहना बाकी रह गया है? हरीश ने उसकी नाजुक सी कमर पर सख्ती से पकड़ बनाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए सवाल किया था, जबकि हरीश की हरकत पर तनु अपना सांस तक रोक गई थी। हरीश उसकी बिगड़ती धड़कनों को आराम से अपने सीने पर सुन सकता था। ऊपर से नरम मुलायम धड़कनों का स्पर्श और उन धड़कनों का ऊपर नीचे होना। आज हरीश के जज्बात काबू में नहीं आ रहे थे। यहाँ से कहाँ जाओगी? हरीश ने उसके चेहरे पर आए बाल उसके कान के पीछे करते हुए सवाल किया था। हरीश के बदले हुए अंदाज पर तनु एकदम से पत्थर हुई थी। पता नहीं। तनु ने उसे नजरें चुराते हुए बस छोटा सा जवाब दिया था, तुम मेरी बीबी हो, मुझ पर बोझ नहीं हो। और मैंने तुमसे शादी अपने पूरे होशो हवास में की है। उस दिन मैंने दिल से तुम्हें स्वीकार किया था। मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया, बल्कि हकीकत तो यह है कि मुझे तुमसे पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई थी और अब तुम मुझे बिन मांगी मुराद की तरह मिल चुकी हो। हरीश उसकी आंखों में आंखें डाले भारी लहजे में बोल रहा था। तनु सांस रोककर उसके शब्दों को सुन रही थी। उसके शब्द शब्द को अपने वजूद में उतरता हुआ महसूस कर रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तनु। तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी गुजारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तो तुम्हें बस इसीलिए वक्त दे रहा था कि तुम अपने गम से बाहर निकल सको। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ तुम वो सब कुछ भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ एक मुकम्मल जिंदगी गुजारना चाहता था। वो गंभीर लहजे में बोल रहा था और तनु का अंग अंग कान बनकर उसकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, गले में आंसू अटकने लगे। वो उसके सीने से लगी रो पड़ी थी, फिर धीरे से उठी। दोनों एक दूसरे की आती जाती सांसों को आसानी से महसूस कर सकते थे। हरीश की पकड़ उसकी कमर पर और भी सख्त हुई थी। उसने उसे खुद में समेटने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी बीवी को वक्त देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, तभी तो वो मुझसे दूर होने की बात कर रही है। हरीश ने शरारती अंदाज में कहा तो तनु का चेहरा लाल पड़ा था, उसकी पलकें लरज उठी थी। हरीश ने बेहद दिलचस्पी से ये मंजर देखा। तनु की उठती झुकती पलकें उसके दिल पर अजीब तरह से असरअंदाज हो रही थी। उसने धीमे से उसकी पलकों को अपने होठों से छुआ था। कभी भी ये मत समझना कि मैंने तरस खाकर तुमसे शादी की है। ये शादी मैंने अपने लिए की है, क्योंकि ये सच है कि मैं तुम्हारे बिना अब सांस भी नहीं ले सकता। अब तो मुझ पर अब तो तुम मुझ पर तरस खाओ और आइंदा मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। वो उसके लबों को अंगूठे से छूते हुए सरगोशी भरे अंदाज में बोला था। तनु ने सांस लेने की कोशिश की, क्योंकि उसकी पकड़ में उसे सांसें भी घुट घुट कर आ रही थीं, जबकि हरीश की नजरें उसके लाल होठों पर जमी हुई थीं, जिन्हें अपने होठों में लेने के लिए वो बुरी तरह मचल रहा था। मैं तुम्हें सिर्फ कुछ वक्त दे रहा था ताकि तुम अपने गम से बाहर निकल आओ और हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें, मगर अब तुम्हारा वक्त खत्म होता है। हरीश ने अपनी जगह से खड़े होते हुए उसकी नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में भरा था और फिर उसे लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ा, जबकि अब तो तनु का शर्म के मारे बुरा हाल था। उसे कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। और जब हरीश अपनी शर्ट उछालता हुआ उसके करीब आया तो वो उसके चौड़े सीने में पनाह ढूंढने लगी थी और उसे यूं शर्माता हुआ देखकर हरीश जोर से हंस पड़ा था। तुम्हारा आज का ये शर्मीला रूप देखकर मुझे उस दिन वाली तनु पर हैरत हो रही है, जिसने खुद आगे बढ़कर मुझे ये सब कुछ करने की ऑफर की थी। कैसे मुंह खोल खोल कर सुहागरात मनाने की बात कर रही थी। हरीश उसे बाहों में समेटता हुआ बोला, वो तो बस मैंने इसलिए कहा था कि आपका एहसान उतार सकूं। पागल हो तुम। एहसान तो तुम्हारा मुझ पर है कि तुमने मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया। वो धीरे से उसे तकिए पर लिटाता हुआ साइड लैंप ऑफ कर गया था, फिर उसके बराबर में लेट कर उसे अपने करीब खींच लिया और तनु ने अपनी आंखें बंद करके अपना सर उसके सीने पर रख दिया था। खिड़की से झांकता हुआ चांद भी मुस्कुराकर बादलों की ओट में छुपा था। सरसराती हुई हवा अपना आंचल लहराते हुए वहां से गुजर रही थी। दोनों के मिलन की ये रात बेहद खूबसूरत थी, क्योंकि दोनों ने दिल से एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था। कोई समझौता नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी, जिसकी रोशनी दोनों के दिलों में भर चुकी थी और आगे की आने वाली जिंदगी भी उनकी इतनी ही रोशन होने वाली थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना।
ऐसे ही और रोमांटिक स्टोरी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक सी स्टोरी के साथ।